नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया मीडिया में। मैं शार्दुल शांडिल्य और आज बातचीत करते हैं मिशन वर्ल्ड कप के बारे में। मिशन वर्ल्ड कप 2023 का आगाज होने को है। 5 अक्टूबर को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का पहला मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच होगा। इस दिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ंत होगी। भारतीय टीम की जहां तक बात है, उसका पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा। लेकिन इससे पहले विश्व कप का श्री गणेश हो, आइए बात करते हैं हमारी भारतीय टीम के बारे में, उसके कुछ पहलुओं के बारे में। और इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं खेल टुडे के संपादक राकेश थपलियाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक एशिया मीडिया में। धन्यवाद। सर, 15 लोगों की टीम फाइनल हो चुकी है और धीरे धीरे लोगों को जिस चीज़ का इंतजार था बहुत समय से, वो भी आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चुने गए विकेट कीपर्स के बारे में। इस बार हमारे पास 2 विकेट कीपर हैं, केएल राहुल और ईशान किशन। तो शुरुआत में हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ऋषभ पंत अपनी इंजरी की वजह से जगह नहीं बना पाए, तो उसका क्या हमारे खेलों पे इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो कैसा पड़ेगा? देखिए, एक अच्छे विकेट कीपर का होना किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो। लेकिन अब आधुनिक क्रिकेट के अंदर ये माना जाने लगा कि भाई आपकी बल्लेबाजी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए बजाय कि विकेट कीपिंग के। विकेट कीपिंग थोड़ी हल्की भी होगी तो वनडे T20 में चल जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप के अंदर एक कैच अगर विकेट कीपर के हाथ से निकल जाए या एक स्टंपिंग चांस निकल जाए या एक शार्प रन आउट करने का चांस विकेट कीपर गंवा दे तो मैच आपके हाथ से निकल सकता है। और मैच के साथ साथ कई बार तो वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर ऐसी स्थिति आती है कि फाइनल आपके हाथ से निकल जाता है। तो मैं तो एक ट्रेडिशनल क्रिकेट प्रेमी होने के नाते, एक क्लब लेवल का क्रिकेटर होने के नाते ये कहता हूँ कि भाई विकेट कीपर आपको, एक जेन्युइन विकेट कीपर आपका होना टीम में बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे साथ समस्या ये रही कि भाई ऋषभ पंत की इंजरी की वजह से और उसके बाद उनकी रिकवरी ना हो जाने की वजह से हमें एक पार्ट टाइम विकेट कीपर की तरफ जाना पड़ा। हालांकि पहली बार नहीं है कि वनडे क्रिकेट में हम पार्ट टाइम विकेट कीपर से चल रहे हैं। आपने देखा होगा पूर्व में कि राहुल द्रविड़ को भी रखा गया। राहुल द्रविड़ को ओडीआई टीम में इसी बात पे रखा जाता था कि आपको विकेट कीपिंग करनी होगी। सौरभ गांगुली कप्तान थे, उन्होंने उन पर दबाव बनाया था। अब राहुल द्रविड़ को वनडे खेलना था तो वो विकेट कीपिंग करने लग गए। ऐसी केएल राहुल के ऊपर है कि भाई वो विकेट कीपिंग करने लग गए। इससे उनकी टीम में रहने की संभावना जो है ना 11 में वो ज़्यादा होने लग गई। और ईशान किशन विकेट कीपर होने के साथ साथ एक बाएं हाथ के बल्लेबाज होने का जो फायदा हमें देते हैं, तो वो भारतीय टीम के लिए मुझे लगता है कि एक फायदेमंद रहेगा। और विकेट कीपर को देखिए 50 ओवर की क्रिकेट है। विकेट कीपर को हो सकता है कि आप अच्छे बैट्समैन हैं अगर, तो आपको 80-90 ओवर तक ग्राउंड में रहना पड़ सकता है। तो काफ़ी टफ है, काफ़ी फिट होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे दोनों ही ये मेन बल्लेबाज होंगे और दोनों ही मेन बल्लेबाज होने की वजह से इनके लिए काफ़ी टफ रहेगा कि विकेट कीपिंग भी करना और बैटिंग का भी लोड लेना होगा। सर, आपने बल्लेबाजी का महत्व बताया कि बल्लेबाजी क्यों ज़रूरी है। अब हम लोग इन्हीं की बात करें, ईशान किशन और केएल राहुल। ईशान किशन का कहीं ना कहीं फॉर्म जो आजकल चल रहा है वो संजू सैमसन से थोड़ा सा नीचे है, मगर संजू सैमसन तब भी अपनी जगह नहीं बना पाए हैं टीम में उनके। इसका क्या इम्पैक्ट हो पाएगा? देखिए शार्दुल, क्या होता है कि हिंदुस्तान के क्रिकेट में जब सिलेक्शन कमेटी चेंज होती है तो उसके साथ साथ कुछ सेट ऑफ प्लेयर्स जो है ना वो भी चेंज हो जाते हैं। ये आज से नहीं, ये मतलब अब 32-33 साल की पत्रकारिता में तो मैं देख रहा हूँ, उससे पहले से भी हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का चेंज होते ही आपके कुछ प्लेयर्स चेंज हो जाते हैं जिनको वो चेयरमैन की पसंद होते हैं, या जो करंट सिलेक्टर्स होते हैं उनको चेयरमैन प्रभावित करने में सफल रहते हैं किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी के बारे में। लेकिन आप देखिए, जहाँ तक ईशान किशन की बात है तो वो एक बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज हैं। और वो अब वो एक जो लड़ाई भारतीय क्रिकेट में होती थी किसी ज़माने में कि भाई मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, मैं नंबर 3 हूँ, मैं नंबर 4 हूँ, नंबर 5 हूँ, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। टीम की ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन से नंबर पर उतारा जाए, कौन से नंबर पर खिलाया जाए, तो वो चीज़ें यहाँ पर चालू हो चुकी हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से अगर किसी अच्छे बल्लेबाज को आप नीचे रखते हैं तो, क्योंकि देखिए 50 ओवर की क्रिकेट है और जो T20 मोड में हमारे खिलाड़ी ज़्यादा रहते हैं आजकल, तो निचले क्रम में भी आपके पास एक ऐसा बल्लेबाज होने चाहिए जो टीम को मैच फिनिश कराने में जिनकी जरूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए हमारे पास हार्दिक पांड्या हैं, इसके लिए हमारे पास निचले क्रम में देखें तो रविंद्र जडेजा वहाँ पर होते हैं। इसके अलावा इसी वजह से देखिए शार्दुल ठाकुर, जो कि तेज गेंदबाजी में उतने पारंगत नहीं है लेकिन उन्हें फिर भी इस वर्ल्ड कप की टीम में रखा गया है। उसकी मेन वजह यही कि वो बल्लेबाजी भी थोड़ी सी अच्छे ढंग से कर सकते हैं।
सर ये क्रम का बहुत बड़ा महत्व है और मेरे ख्याल से पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम का जो चौथा क्रम है, जो चौथे नंबर पे बल्लेबाजी होती है, वो हमेशा सवालों में रही है। सो इस बार चौथे नंबर पे आप किसको देखते हैं? हमारे पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं, हमारे पास ईशान किशन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर। सो चौथे नंबर पे ऐसा कौन सा खिलाड़ी होगा जो गेम की दिशा और दशा दोनों बदल सकता हो? देखिए इसमें ना कोई भी हो सकता है। अब हमारे पास देखिए, जैसे अब अगर हम ओपनिंग से शुरुआत करें, हमारे पास रोहित शर्मा है, हमारे पास ईशान किशन है, हमारे पास केएल राहुल है जो ओपनिंग कर सकते हैं। इवन विराट कोहली ने भी ओपनिंग की हुई है अनेक मैचों में। तो हमारे पास कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो ऊपरी क्रम में हैं, जो किसी भी नंबर पे खेल सकते हैं। विराट कोहली तीसरे नंबर पे हो, या श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पे आ सकते हैं, ईशान किशन भी चौथे नंबर पे आ सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर 11 के अंदर कौन खिलाड़ी खेलते हैं। और क्योंकि देखिए ये हिंदुस्तान की पिचों के ऊपर मैच होने हैं, तो हिंदुस्तान की पिच पे आप अपना एक बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा सेट कर सकते हैं कि भाई हाँ ये नंबर के हमारे खिलाड़ी होंगे इसके ऊपर। लेकिन मुझे कपिल देव साहब जो हमारे 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान रहे, उनका एक बयान याद आता है जो बरसों पहले उन्होंने दिया था कि जितना छोटा फॉर्मेट होता है उसमें अनसर्टेनिटी आपको रखनी चाहिए कि विपक्षी टीम कभी भी आपकी वो रणनीति न बना सके कि भाई आपका कौन सा बल्लेबाज कब आएगा, क्योंकि वो भी अपने बॉलर उसी हिसाब से सेट रखते हैं, उसी हिसाब से उनके ओवर्स बचा के रखते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि श्रेयस अय्यर निचले क्रम में आएंगे तो वो बचा के रखेंगे कि उन्हें पता है कि भाई श्रेयस अय्यर एक स्थापित बल्लेबाज है। तो उनको आपको चौंकाना चाहिए, जितना आप विपक्षी टीमों को चौंकाएंगे, लेकिन इतना भी नहीं चौंकाना कि आपकी टीम खुद ही चौंक जाए कि भाई ये चीज क्या हो गई और आपका जो क्रम है वो एकदम से लड़खड़ा जाए। जो भी होगा मुझे लगता है हमारे पास अच्छे बल्लेबाज हैं और वो किसी भी क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं। मुझे 2011 का वर्ल्ड कप याद है जब फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी खुद ऊपर चले गए थे, क्योंकि एक राइट एंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन वो चाहते थे। तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास ईशान किशन बाएं हाथ के बल्लेबाज, हमारे पास रविंद्र जडेजा बाएं हाथ के बल्लेबाज। तो बाएं हाथ के बल्लेबाज के इन दो के होने से हमारे बैटिंग क्रम को एक इस चीज का फायदा मिलता है कि राइट एंड लेफ्ट हैंड का जब कॉम्बिनेशन होगा तो ईशान किशन से हम ओपन भी करा सकते हैं। अगर हम चाहेंगे कि भाई विपक्षी जो है गेंदबाज वो असमंजस में रहे, तेज गेंदबाज थोड़ा उनको परेशानी हो, तो राइट और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन हम ओपनिंग भी कर सकते हैं। हमारे पास केएल राहुल भी है ओपनिंग करने के लिए, रोहित शर्मा भी है। और डिपेंड करता है कि देखिए लंबा वर्ल्ड कप है, इसमें खिलाड़ियों की फिटनेस भी है, ट्रेवल भी काफ़ी मायने रखता है। यहाँ पर हिंदुस्तान में आपको देखिए लंबा लंबा ट्रेवल करना पड़ता है, फ्लाइट्स में काफ़ी समय आपका जाता है। तो खिलाड़ियों का पूरी तरह से फिट रहना और एक अलग अलग मौसम में हिंदुस्तान में मैच होने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कि अगर एक मैच चेन्नई में होगा, चेन्नई से खेल के आपको सीधा धर्मशाला में अगर ले आए तो वहां पर एकदम वेदर जो कंडीशन है वो एकदम अलग हो जाएगी वहां पर। तो वहां के हिसाब से एडजस्ट करना, फिर आपको कोलकाता में खिला दें, मुंबई में खिला दें जहाँ की उमस भरी गर्मी होगी। और ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना है, ये ऐसा नहीं है कि इसमें जब अधिकांश जगहों पे उतनी ठंडक नहीं रहेगी। तो ये ट्रेवल मौसम के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता और एक लंबे वर्ल्ड कप के लिए अपनी फिटनेस को बरकरार रखना, क्योंकि देखिए ये आपको इसमें जान की बाजी लड़ानी होगी। ये वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, ये कोई आम सीरीज के मैच नहीं है, आम टूर्नामेंट का मैच नहीं है। फील्डिंग करते हुए भी खिलाड़ी ये सोचेगा कि भले ही उसकी चोट लग जाए, लेकिन अगर वो एक रन बचा सकता है, एक चौका बचा सकता है, तो उसको वो बचाना है। या वो एक्स्ट्रा एफर्ट करके कोई कैच पकड़ सकता है, भले ही उसमें वो गिर जाए, उसको इंजरी हो जाए, वो उसके लिए जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का मैच है, इसमें जान की बाजी खिलाड़ियों को लगानी पड़ेगी। तो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहेंगे मुकाबले और हर खिलाड़ी को इसमें पूरा अपना सब कुछ झोंक देना होगा। और ये देखिए आम सीरीज नहीं है जिसके अंदर आपको 16, 17, 18 खिलाड़ी रखने की छूट होती है। ये 15 खिलाड़ी, यही वर्ल्ड कप की एक बड़ी खासियत है कि 15 खिलाड़ियों की लिस्ट आपके पास होती है। आईसीसी की एक मेल आपको बताऊं अभी आई है 2-1 दिन पहले, उसमें उन्होंने सारी टीमें बताई और कहा कि टीमें इस ईमेल के अंदर लॉक्ड हैं। तो ये टीमें सब लॉक हो चुकी है, सबका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो चुका है खिलाड़ियों का, लेकिन इसके बाद भी रिप्लेसमेंट्स के चांसेस हैं। तो जो खिलाड़ी अभी बाहर बैठे हैं, मुझे लगता है कि जो फ्रिंच खिलाड़ी हैं, बिल्कुल एज पे बैठे हैं, टीम में शामिल नहीं हो सके हैं, उनकी तरफ से भी बीसीसीआई को संदेश होगा कि भाई आपको भी अपनी फिटनेस वगैरह बरकरार रखनी है, किसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। राकेश सर, जैसा आपने बताया कि बल्लेबाजी का लाइनअप इंडिया का बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, 7वें नंबर तक हमारे पास बल्लेबाज हैं। अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो 3 से 4 गेंदबाज हमारे पास हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कंजूसी तो नहीं हुई है गेंदबाजों के सिलेक्शन में? देखिए हिंदुस्तान की टीम जब भी सिलेक्ट होती है तो उसमें बल्लेबाजी जो है उसको भारी रखा जाता है।
ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाज जो हैं उनको रखा जाता है। और गेंदबाजी, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी तक वो किसी भी कप्तान, टीम मैनेजमेंट में या बीसीसीआई के अंदर वो एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हमारे बॉलर मैच जिताएं। हमारे को ज़्यादातर मैच जो होते हैं वो एवरेज देखेंगे तो बल्लेबाज जिताते हैं। हालांकि ये एक क्रिकेट में सेइंग है कि भाई बॉलर जो होते हैं ना वो आपको, जैसे टेस्ट मैच में 20 विकेट लेते हैं तो वो आपको मैच जिता के देते हैं, अगर आप 20 विकेट नहीं लेंगे तो आप टेस्ट मैच जीत नहीं सकते। तो वनडे क्रिकेट T20 में ये बल्लेबाजों का खेल माना जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाजी को मजबूत किया जाता है कि क्योंकि देखिए पिचेज जो होंगी हिंदुस्तान की वो बल्लेबाजों के मददगार होंगी और उसमें गेंदबाज किसी भी स्तर के उनकी बहुत पिटाई होने की संभावना रहती है। तो इसलिए बल्लेबाजी को यहाँ पर मजबूत करते हैं, या फिर आपके पास जो तेज गेंदबाज हैं या स्पिनर है वो ऐसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर हो कि भाई जिनका एक हवा चलता हो। हमने हिंदुस्तान की पिचों पे शेन वॉर्न को खेलते हुए देखा है, मुरलीधरन को देखा है। तेज गेंदबाजों की बात करें तो बड़े बड़े तेज गेंदबाजों ने यहाँ पर गेंदबाजी की और विकेट्स भी लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं लिए। ओडीआई क्रिकेट के अंदर जब वर्ल्ड कप होता है तो वो उसमें ज़्यादा पिचों पे सारा कंट्रोल जो होस्ट नेशन है या होस्ट स्टेट एसोसिएशन होती है उसका कंट्रोल नहीं होता। काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल आईसीसी का भी रहता है। लेकिन आप देखिए कमर्शियल युग है, अगर कोई मैच 100 ओवर तक चलता है तो उसका कमर्शियल फ़ायदा होता है। जो करोड़ों अरबों रुपया आईसीसी को वर्ल्ड कप के लिए मिलता है या होस्ट नेशन होने के नाते बीसीसीआई को आईसीसी से मिलेगा, जो टेलीविजन के जरिए कमाई होती। क्रिकेट में पैसा कहाँ से आया? टेलीविजन में जब प्रसारण शुरू हुआ तो उससे क्रिकेट के पास पैसा आना शुरू हुआ क्रिकेट के अंदर। तो सब चाहते हैं कि 100 ओवर तक मैच चले, अंतिम गेंद तक संघर्ष हो, तो कमर्शियली भी उसका फायदा होता है। जो दर्शक महंगे दामों पर टिकट खरीदते हैं उनका भी पूरा एंटरटेनमेंट होता है। तो कोशिश इसीलिए ये रहती है कि रन बने दब के, क्योंकि वनडे क्रिकेट के अंदर लोग चौके छक्के देखने के लिए आते हैं। सर अगर हम गेंदबाजों की तरफ बात करें, गेंदबाजों के बारे में हमने ज़रूर बात की है बहुत अच्छी। अगर दो गेंदबाजों पे मैं फोकस करूं, एक अश्विन और एक जडेजा। अश्विन जो अक्षर पटेल की जगह आए हैं क्योंकि वो अभी चोटिल हैं, और दूसरे जडेजा जो आउट ऑफ फॉर्म है। सो ये दो लोगों को, इन दो लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है, या कहीं ना कहीं भारतीय टीम को कुछ भरपाई करनी पड़ सकती है इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे? देखिए दो चीजें हैं। आर अश्विन का एक रिप्लेसमेंट के तौर पे आना अक्षर पटेल के चोटिल होने पर टीम में, वो मुझे काफी अखरा है, क्योंकि एक हिंदुस्तान के एक सम्मानित वो गेंदबाज रहे हैं और उन्होंने बल्ले से भी कमाल दिखाया है। लेकिन उनको पता नहीं क्यों ऐसा नजरअंदाज किया गया कि उनको एक लूप से बाहर कर दिया गया इंडियन टीम के। लेकिन अचानक से उनकी देखिए वापसी कराएगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में, वहाँ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया कि भाई उनके अंदर दम है। अक्षर पटेल की जगह वो टीम में शामिल हुए। जैसा मैंने अभी कहा कि जो खिलाड़ी अभी टीम में नहीं है उन्हें भी अपनी फिटनेस, अपने सारा जो चीज़ें हैं, क्रिकेटिंग एक्सपर्टाइज है, उस पर ध्यान देते रहना होगा, क्योंकि लंबा वर्ल्ड कप है, किसी को भी इंजरी हो सकती है और उसकी रिप्लेसमेंट मांगी जा सकती है। तो अश्विन को एक मौका जो दिया गया यहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की जो वनडे सीरीज हुई उसके अंदर, वहाँ उन्होंने दिखाया कि उनके अंदर अभी दमखम है और बहुत ही अनुभवी स्पिनर है। और एक ऑफ स्पिनर देखिए उसका बड़ा फायदा रहता है। अनेक टीमें ऐसी हैं जिसमें कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो उनके खिलाफ वो ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं और अपने अनुभव से वो रन बचाने का काम भी कर सकते हैं। और क्रूशियल ओवर्स में जब मैच फिनिशिंग की तरफ जा रहा होता है तो उस समय जब रन रोकने की जरूरत होती है या विकेट खरीदने की बात होती है कि बैट्समैन को ललचा कर किस तरीके से आपको विकेट हासिल करना है। कोई मूवमेंट ऐसी होती है कि अगर वो टीम पूरे ओवर खेलेगी तो वो जीत ही जाएगी, तो आउट करना होता है वहाँ पर। उस कला में अश्विन जो है वो महारथी हैं, अनुभवी भी बहुत हैं, तो मुझे लगता है कि उनका फायदा मिलेगा। हालांकि अक्षर पटेल एक बाएं हाथ के स्पिनर भी थे और बल्लेबाजी वो अच्छी कर लेते थे, तो यहाँ पर एक वैरायटी भी आपके पास आई है। एक ऑफ स्पिनर हो गया, आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है ही रविंद्र जडेजा के रूप में। लेकिन रविंद्र जडेजा वहाँ खतरनाक होते हैं जहाँ पिच में मदद होती है, और हिंदुस्तान की पिचों पर उम्मीद है कि स्पिनरों को मदद मिलेगी। तो अब ये सवाल लाख टके का सवाल है कि भाई अश्विन, जडेजा, कुलदीप ये क्या एक साथ खेलते हुए नजर आएंगे हिंदुस्तान की पिचों के ऊपर? तो ये मुझे लगता है कि ये देखने वाली बात होगी कि किस स्पिनर को हम छोड़ेंगे। रविंद्र जडेजा तो मुझे लगता है कि अगर वो फिट होंगे तो वो श्योर हैं कि वो 11 में रहेंगे। टॉसअप आर अश्विन और कुलदीप यादव, इनके बीच ही होगा कि इन दोनों में से कौन खेलेगा। अगर दो को खिलाने की बात होगी, दो स्पिनर्स में, तो उसमें ये हो सकता है। बाकी आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि अब ये चीज़ पता नहीं मुझे टीवी पे बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए
क्योंकि हिंदुस्तान की टीम का एक राज जो है इससे खुल सकता है कि हमारे जो कप्तान रोहित शर्मा है वो भी अपने ज़माने में ऑफ स्पिनर के रूप में उन्होंने कैरियर शुरुआत की थी, बाद में उनको कोचेज़ ने बैटिंग की तरफ लगाया, तो वो भी आपको वर्ल्ड कप में गेंदबाजी करते हुए मिल सकते हैं। ऐसा उन्होंने एशिया कप से पहले भी कहा था कि वो भी वहाँ पर गेंदबाजी कर सकते हैं, या विराट कोहली भी अपनी जो मीडियम पेस बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो एशिया कप में तो उन्होंने नहीं की, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर वो गेंदबाजी करते हुए भी नज़र आ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार भी रहेगा कि उनको ये मौका मिले कि ये लोग भी गेंदबाजी करें। नहीं, बिल्कुल, देखिए वो आपको क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि अनिश्चितता, क्रिकेट को जो है ना महान अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है, तो टीमें जो अनिश्चितता दिखाएंगी, हमने देखिए कई बार देखा, 1992 का वर्ल्ड कप था, न्यूजीलैंड ने मार्क ग्रेगबैक जैसे बल्लेबाज को तैयार किया कि भाई पहली गेंद से ही आप मारो, गेंदबाजों के छक्के छुड़ाओ, और ऑफ स्पिनर दीपक पटेल से गेंद करा दी। तब पहली बार रंगीन कपड़ों में और सफेद बॉल से गेंदबाजी शुरू हुई थी, तो दीपक पटेल एक ऑफ स्पिनर से उन्होंने पहला ओवर फेंकवा दिया था, तो सबको चौंका दिया था। 1996 के वर्ल्ड कप में हमने देखा कि श्रीलंका ने रमेश कालुवितरना जयसूर्या के रूप में ओपनर्स के रूप में उनको उतारा, तो वो ओपनर्स इतने विध्वंसक ओपनर साबित हुए कि सारे लोग उसमें दंग रह गए। तो इसमें बहुत सी टीमें बहुत सी अनिश्चित चीजें करेंगी कि जिससे आपकी रणनीति बिखरे। तो मुझे लगता है भारतीय टीम के भी तर्कश में कुछ ऐसे तीर वो निकालेंगे कि जो विपक्षी टीमों को चौंकाएं, क्योंकि एक सर्टेन पैटर्न पे अगर आपकी टीम खेलेगी, एक सर्टेन नंबर होगा सारे बल्लेबाजों का, या गेंदबाजी का क्रम सब एक सेट पैटर्न होगा, तो वो दूसरी टीमों को चौंका नहीं पाएगा। सर, अब महत्वपूर्णता बताई पिचेस की, कि पिचेस का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। अब बहुत सारे मैचेस, लगभग सभी मैचेस हमारे होम ग्राउंड पर हैं, हम होस्ट कंट्री हैं, तो ये क्या इम्पैक्ट रहेगा इन पिचेस का हमारे अपने खिलाड़ियों के लिए, और क्या वो कहीं ना कहीं पे एक जीतने के लिए एक एडिशनल पैरामीटर बन सकता है या नहीं? नहीं, देखिए जिस कप्तान को मैं मानता हूँ कि, देखिए मैं आपको बताऊँ एक्सपीरियंस हमारा, हम जब क्लब क्रिकेट की खेलते थे क्रिकेट, तो हम पिचों को खुद रोल करते थे, पिचों में पानी देते थे। अब आधुनिक युग के अंदर सब जो खिलाड़ी होते हैं उनको पिचेस, तैयार पिचेस मिलती हैं, तो पिचेस का उतना ज्ञान खिलाड़ियों को नहीं हो पाता है। और मैं तो कहता हूँ कप्तान बनाने में ये देखा जाता है कि वो अच्छा प्रदर्शन करता है, अच्छा रणनीति बना सकता है, लेकिन पिच को पढ़ने की जो क्षमता है वो कप्तान के अंदर अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी क्वालिटी कप्तान की ये होनी चाहिए कि वो पिच के मिजाज को समझ सके, उनके ग्राउंड्समैन से बात करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए कि जो ग्राउंड्समैन पिच पे रोलिंग करते हैं, वाटरिंग करते हैं, उनको पता होता है कि ये पिच कितने ओवर के बाद स्पिनरों के लिए मददगार होगी, या सुबह कैसा बिहेव करेगी, या रात के टाइम जब ओस पड़ती है तब इसका बिहेव कैसा होगा, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने देखा कि एक बार मैं आपको 2011 के वर्ल्ड कप की बताता हूँ कि रांची में अपने महेंद्र सिंह धोनी किसी के घर खाने पे गए थे, तो अचानक वो रात को 9:30 के आसपास बाहर चले गए उनके गार्डन में और उनके कुत्ते के साथ खेलने लगे। तो सबने देखा कि क्या ये अचानक से कैसे चले गए, तो वो खाली ओस देखने गए थे। इसका खुलासा उन्होंने बाद में किया कि भाई 9 बजे के आसपास ओस का इम्पैक्ट घास के ऊपर कितना रहता है, क्योंकि देखिए जब ओस में बॉल गीली हो जाती है तो वो तेज गेंदबाज को ग्रिप करने में दिक्कत आती है, उसको जो स्पिनर होता है उसको ग्रिप करने में दिक्कत आती है, बॉल हैवी भी हो जाती है, और फील्डर्स को फील्डिंग करने में भी उसमें दिक्कत आती है, थ्रो फेंकने में दिक्कत आती है। तो कप्तान को पिच की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमारे कप्तान रोहित शर्मा बड़े अनुभवी हैं और लगभग सारे मैदानों में इस पर अनेक सालों से खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा उसकी अच्छी नॉलेज रहेगी। लेकिन आप देखिए कि हमारे मैदान कौन कौन से हैं। कलकत्ता में, कोलकाता के अंदर अलग तरीके का मौसम रहेगा, मुंबई में अलग तरीके का रहेगा, दिल्ली में अलग तरीके का रहेगा, और धर्मशाला में जब मैच होंगे तो वो अलग तरीके के पिच वहाँ पर होगी, अलग तरीके का माहौल होगा। माहौल थोड़ा सा ठंडा भी रहेगा धर्मशाला में, और जब हम दिल्ली में खेलेंगे तो दिल्ली में भी अब मौसम बदल रहा है। अहमदाबाद के अंदर आप देखिए कि अहमदाबाद में इतनी गर्मी पड़ती है कि वहाँ पिच पे एक्स्ट्रा पानी दिया जाता है कि पिच टूटे ना। टेस्ट मैचेस के अंदर मैंने देखा, एक दिवसीय क्रिकेट में एक बार तो ऐसा हुआ कि अहमदाबाद में, मैंने अपने करियर में, मैं इतने साल में मैच कवर किए हैं, पहली बार देखा कि भाई रात को जो है एकदम से ठंडक हो गई और जो पिच पे इतनी वाटरिंग कर दी गई थी तो पिच गीली रह गई, आउटफील्ड गीली रह गई, क्योंकि आउटफील्ड को हरा भरा रखने के लिए काफ़ी पानी दिया गया था क्योंकि गर्मी बहुत होती है वहाँ पे, तो उसको हेलोजन लाइट्स लगा के उसको आउटफील्ड को सुखाने का काम किया गया। और टेस्ट मैच की जो शुरुआत है वो डिले हुई इस चक्कर में कि भाई आउटफील्ड गीली रह गई वहाँ पर। तो ये जो मौसम है अक्टूबर नवंबर का,
इसमें मौसम का मिजाज तमाम शहरों में बदलता है, खासतौर पे उत्तर भारत के अंदर। मोहाली में थोड़ा सा दिल्ली से ज़्यादा ठंडक रहेगी, लेकिन ये पता नहीं है कि पर्टिकुलर एक दिन, क्या पता लखनऊ में अगर मान लीजिए एक दिन पहले 2 दिन पहले मैच से बारिश हो जाए तो वहाँ एक अलग तरीके का मौसम होगा। और लखनऊ की जैसे पिच है उस पर हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ी भी कम खेले हैं, क्योंकि नया स्टेडियम बना है, उस पर वो कम खेले हुए हैं, वो उनको वहाँ पर उनका इतना अनुभव नहीं है। तो ऐसे कई चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी पिच के अंदर जो एक हिंदुस्तान को फ़ायदा मिलेगा अपने माहौल में खेलने का, अपने समर्थक आपके वहाँ पर होंगे, हज़ारों की संख्या में जब समर्थक आपके अपने होते हैं तो आपकी हौसला अफजाई होती है, वहाँ पर खिलाड़ियों को उसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है। और जिस पिचेस पे आप खेल खेल के बड़े हुए होते हैं उन पिचों का अनुभव आपके साथ वहाँ पर जाएगा, और पिच का फ़ायदा जो जितना जल्दी उठाना जानता हो, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो बल्लेबाज हो, खास तौर पे तेज गेंदबाज हमारे और स्पिनर्स, वो किस तरह पिच का फ़ायदा उठाते हैं। पिच का फ़ायदा उठाना किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी और एक अहम ज़रूरत होती है कि अगर उसको पिच का फ़ायदा उठाना है। जैसे मान लीजिए मैं ऑफ स्पिनर रहा हूँ, पिच स्पिनरों की मददगार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी जाऊँगा तो मुझे भी वहाँ विकेटें मिल जाएंगी। उसका फ़ायदा उठाने की कला जो है उसमें पारंगत होना किसी भी खिलाड़ी के लिए वो सबसे अहम ज़रूरत होती है। सर चलते हैं आज के सबसे बड़े और आखिरी सवाल की ओर। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों का भी सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या इस टीम में चैंपियन वाली बात है? नहीं, देखिए बिल्कुल है। इस टीम में चैंपियन बनने का जो एक मसाला होता है किसी भी टीम के अंदर, वो सारे हमारे अंदर मौजूद हैं। बस देखिए क्या होता है कि आपको ऐसे खिलाड़ी चाहिए, ये माइंड में आपके भरना होगा। वर्ल्ड कप जीतने के लिए जोश, जज्बा, जुनून के साथ साथ कड़ी मेहनत और रातों की नींद आपकी उड़नी होगी, तभी जाके आप वर्ल्ड कप के चैंपियन बनते हैं। इतनी आसानी से वर्ल्ड कप कोई भी टीम, आपको जो टॉप की 10 टीमें दुनिया की, ये आसानी से आपको लेने नहीं देंगी, चाहे आपका घर है। तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर मैच को जीतने के लिए जान की बाजी आपको लगानी होगी। एक रन आपके लिए भारी पड़ सकता है, तो एक एक रन की यहाँ पर कीमत होगी, कैसे एक एक रन बचाया जाए और कैसे एक एक रन लिया जाए। आपने देखिए केएल राहुल की बात की, केएल राहुल एशिया कप में आए, इंजरी से होके आए थे, उसके बाद विराट कोहली के साथ उनकी जो पार्टनरशिप हुई मैचों में, और विराट कोहली ने कैसे उनको एक एक 2-2, 3-3 रन दौड़ाए। विराट कोहली खुद भी दौड़ते हैं, अच्छी रनिंग करते हैं, तो खाली रन चौके छक्कों से आने की नहीं है, आपको एक एक 2-2 रन की अहमियत समझनी होगी कि कैसे आप फास्ट तरीके से रनिंग करें। और पूरा मतलब आपको समझिए कि आपको सब कुछ झोंकना होगा। जितनी टीमों ने आज तक वर्ल्ड कप जीता है, उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया है, उसके बिना आप वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते। और ये राह आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगी, बड़ी कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको अपने समर्थकों की दुआएं भी चाहिए होंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रत्येक खिलाड़ी है उसको ये समझना होगा कि उसकी ज़िंदगी का बहुत एक अहम क्षण है। देखिए सचिन तेंदुलकर सारी ज़िंदगी, पूरा कैरियर लग गया वर्ल्ड कप के एक खिताब के लिए। एक खिताब उनके पास आया वर्ल्ड कप का, जो उनकी इच्छा जो है कैरियर के आखिरी दौर में वो पूरी हुई। तो सारी टीम का तब जज्बा था 2011 में कि सचिन तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जीतना है, कि इतना महान खिलाड़ी और उसके पास एक भी वर्ल्ड कप ना हो। तो यहाँ पर हर खिलाड़ी को ये समझना होगा कि उसकी जीवन का ये अद्भुत क्षण है। अगर वो इसमें कामयाब होते हैं, चैंपियन बनते हैं, तो जीवन पर्यंत जो है उसकी अनुभूति उनके दिलो दिमाग पर छाई रहेगी और सारी दुनिया उनको याद करेगी वर्ल्ड चैंपियन के रूप में। और हर कोई ये चाहता है कि उसको दुनिया याद करे। एक वर्ल्ड चैंपियन का जो तमगा आपके साथ लगेगा, मुझे लगता है कि उससे बेहतर चीज़ कोई दूसरी हो नहीं सकती। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी चीज़ों को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने का। अब तो बस ये है कि इंतज़ार रहेगा 5 तारीख का, और उम्मीद रहेगी एक और वर्ल्ड कप अपने घर वापस लाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। शुक्रिया आपका।